दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को व्याख्या सहित उसका हल देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न पत्र प्रथम के इतिहास विषय को। और उसमें हमने पहला प्रश्न जो लिया हुआ है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। क्या आप बता सकते हैं कि इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गईं? तो यहाँ पे हम दो बातों का जिक्र करेंगे मुख्य रूप से। पहला ये कि साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा ये कि पानीपत का महत्व से पूछा जा रहा है कि पानीपत का क्या महत्व है कि इतनी लड़ाइयाँ पानीपत में ही लड़ी गई। साम्राज्य प्रकंपी का तात्पर्य यह है कि ऐसे युद्ध जिससे साम्राज्य या तो स्थापित हुए या तो टूट गए। तो किसी भी प्रश्न को हल करते समय हम मुख्य रूप से उसके 3 पार्ट पर ध्यान देंगे। पहला उसका भूमिका क्या होगा, दूसरा उस प्रश्न की मेन बॉडी क्या होगी, और तीसरा उसका कंक्लूजन क्या होगा। तो हम आज देखते हैं कि इसका क्या एक संभावित उत्तर क्या हो सकता है, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। हम इस पर फोकस करेंगे। जैसा कि प्रश्न में यह कहा गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया, तो हमें पता है कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की बुरी तरीके से हार हुई थी। इस युद्ध का महत्व ये है कि पानीपत की हार के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब मराठा उस क्षमता में, उस ताकत में नहीं रह गए हैं कि वे पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित कर सकें। और कमोवेश उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 और उसके पहले प्लासी का युद्ध 1757, तो दोनों लड़ाइयों ने यह सिद्ध कर दिया कि अगली जो भारत में शक्ति होगी वह अंग्रेज़ों की होगी। और 1761 के मराठाओं की हार ने यह साबित कर दिया कि अगली शक्ति मराठा नहीं होने वाले हैं। कोई भी हो जाए, मराठा नहीं होने वाले हैं। लेकिन जैसी परिस्थितियाँ थी वो बता रही थी कि कोई भी नहीं, अंग्रेज होने वाले हैं अगली शक्ति। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि 1761 के प्रभाव का। तो प्रभाव ये है कि मराठाओं की शक्ति क्षीण हो गई। क्लियर। अब कह रहे हैं कि इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों लड़ी गई? तो पानीपत में बहुत सारे युद्ध हुए हैं, लेकिन अब 3 प्रमुख युद्धों की चर्चा करते हैं। पहला 1526, जिसे हम पानीपत का पहला युद्ध कहते हैं, जिसे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर लोदी उस युद्ध में पराजित हुआ, उसकी मृत्यु भी हुई और दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो गया। 1206 में स्थापित दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया और भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये अलग बात है कि पूरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने में बाबर को 3 लड़ाइयाँ और लड़नी पड़ी, लेकिन पानीपत की लड़ाई ने हम ये कह सकते हैं कि भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित हो गई। दूसरा फिर आता है कि 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, जो अकबर और हेमू के बीच में जो लड़ा गया। हेमू कहा जाता है कि उसके पहले उसने दर्जनों जो लड़ाइयाँ लड़ी, कभी पराजित नहीं हुआ। 1556 में अकबर से हार गया। अब हमें यह भी देखना होगा कि बाबर से सत्ता प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अपनी सत्ता को अपने भाइयों में बराबर रूप से विभाजित कर दिया, जो कि उनके मूल स्थान की जो है विशेषता थी कि वहाँ पे ज्येष्ठाधिकार नहीं चलता था। जितने भाई होते थे वो प्रॉपर्टी आपस में बांट लेते थे। अब संपत्ति के बंटवारा से मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया, जिसका फ़ायदा अफ़गानों ने उठाया, विशेष रूप से शेर शाह ने। और 15 वर्ष हुमायूं को भारत से निर्वासित रहना पड़ा। अब 1540 में निर्वासित होने के बाद 1555 में वह वापस जो है भारत में आता है और अपने मुग़ल सल्तनत की सत्ता की पुनः से शुरुआत करता है। और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 1556 में मृत्यु हो जाती है तो अकबर उसमें 13-14 साल का था, बच्चा था। बैरम खां उसके जो है संरक्षण थे, उसके संरक्षण में नियुक्त हुए थे। और
मुख्य रूप से जो सैन्य संचालन था, जो राज्य संचालन था, वो बैरम खां करते थे। तो वहाँ पे एक अच्छा मौका था हेमू के पास कि वह अकबर को पराजित कर दे और मुग़ल सत्ता जो पुनः शुरू होने के प्रयास में है वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन हेमू की पराजय ने मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ कर दिया, उस पर मुहर लगा दी। वही सबसे बड़ी ताकत तो अफ़गाने थे और शेर खां की मृत्यु के बाद अफ़गाने अपेक्षाकृत कमज़ोर हुए। हेमू नेतृत्व कर रहा था, हेमू एक अपराजित योद्धा था, लेकिन वह भी हार गया। तो यहाँ भी एक स्थिति ऐसी बनी कि अकबर हार सकता था, मुग़ल सत्ता समाप्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये पानीपत के दूसरे युद्ध का महत्व है कि उसने मुग़ल सत्ता को सुदृढ़ कर दिया भारत में। और 1761 की बात हमने की कि जब लग रहा था कि मराठे चारों तरफ से विजयी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है अहमद शाह अब्दाली ने पराजित कर दिया। तो ऐसी स्थिति में फिर ये हुआ कि भाई मराठे अब सत्ता में तो नहीं आ सकते, भारत की मुख्य शक्ति नहीं बन सकते। तो हमने देखा कि 3 लड़ाइयाँ ऐसी थी जिसके अपने ऐतिहासिक महत्व थे। लेकिन अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे, कौन सी परिस्थितियाँ थी कि पानीपत में ही ये लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ। तो इसके कारणों को अगर हम मुख्य रूप से देखें तो हम देखते हैं कि कोई भी विदेशी आक्रांता हो, वो इस बात को अच्छे से समझता था कि बिना दिल्ली पे अधिकार किए भारत पे शासन करना संभव नहीं है। और पानीपत का जो क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्र था, दिल्ली से निकट था। इसको हम पहला कारण मान सकते हैं। दूसरा, कोई भी शासक ये नहीं चाहता कि उसके शत्रु उसके सर पे आके बैठें और वही उससे युद्ध करें। तो दिल्ली के शासकों के लिए ये बेहतर था कि वह अपने शत्रु को दिल्ली से कुछ दूरी पे ही रोक दें। और रोकने के लिए जो उनको उपयुक्त स्थान लगता था वो पानीपत लगता था। राजधानी से थोड़ा सा दूर रोक के उनसे युद्ध करो, उससे फ़ायदा ये होगा कि जनता अस्त व्यस्त नहीं होगी, भयभीत नहीं होगी, और एक खुले मैदान में हम जो है अपने शत्रु से जो लड़ाई लड़ लेंगे। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं कि खैबर दर्रे को पार करने के बाद जो पहला बढ़िया मैदानी भाग पड़ता था वो पानीपत ही पड़ता था। तो मैदान में युद्ध करना किसी और जगह युद्ध करने से ज़्यादा बढ़िया होता है उस समय की परिस्थिति में। आज की बात हम कर नहीं रहे हैं कि आसमान में युद्ध लड़ लिया, पानी में लड़ लिया, तो मैदान ज़्यादा बेटर है। पहाड़ी पर लड़ने से बढ़िया है कि मैदान में लड़ लो। तीसरा, बार बार पानीपत में युद्ध होने से वहाँ के जो आसपास के निवासी थे वो युद्ध कला में इतने प्रवीण हो चुके थे कि वे भाड़े के सैनिकों का काम करते थे। तो जो भी शासक उनको अप्रोच करता था तो उसके साथ वो युद्ध भी करते थे, उनके साथ हो जाते थे। तो स्थानीय लोग जो है युद्ध कला में काफ़ी प्रवीण हो चुके थे। दूसरा ये कि पानीपत में जो दिल्ली से जो सड़क मार्ग था वो काफ़ी अच्छा था। तो सड़क मार्ग अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और संरचना अच्छी है, तो उसका परिणाम ये है कि शासक अगर वहाँ पे जो है सैन्य सहायता भिजवाना चाहेगा तो आसानी से पहुँच जाएगा। अगर रसद भिजवाना चाहेगा, राशन, तो आसानी से पहुँच जाएगा। संचार की सुविधा अच्छी होगी। तमाम जो सुविधाएं हैं जो एक सेना को सुविधाएं चाहिए वो आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। अगला है कि पानीपत में आबादी कम है, जनसंख्या कम है। किसी भीड़ भाड़ वाले किसी घने क्षेत्र में युद्ध लड़ने से बेटर है कि आप किसी विरल स्थान पर युद्ध लड़ें, वो ज़्यादा उपयुक्त है। तो यह भी एक कारण हो सकता है। और कहते हैं कि पानीपत की जो इतनी सारी दशाएं थी वो उसे युद्ध करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। अब जब इतनी उपयुक्त दशाओं वाला कोई युद्ध क्षेत्र किसी को मिलेगा, खासकर देसी शासक जो राजधानी के पास युद्ध नहीं करना चाहता और राजधानी से दूर करना चाहता है, और कोई विदेशी आक्रांता जो एक खतरनाक खैबर दर्रे को पार करता है और सामने उसे एक मैदान दिखाई देता है, तो आक्रांताओं के लिए भी और देसी शासकों के लिए भी एक पानीपत उपयुक्त स्थान पड़ता था। तो इन सब कारणों को ध्यान में रख के हम ये कह सकते हैं कि पानीपत एक उचित मैदान था, अच्छा युद्ध स्थल था, और वह दोनों के लिए लड़ने के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करता था।
तो इस प्रकार हम इस प्रश्न में लिख सकते हैं कि ये उपरोक्त ये कारण हो सकते हैं जो पानीपत को एक अच्छा युद्ध का मैदान बनाता था, इसीलिए इतनी साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी गई। लेकिन हमें साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयाँ भी बतानी होगी, जो हमने पिछले बताया है कि साम्राज्य प्रकंपी कैसे हैं। एक तरफ मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहा है 1526 में, 1556 में मुगल साम्राज्य सुदृढ़ हो रहा है और 1761 में मराठा जो हैं वो उनकी शक्ति पूर्णतः क्षीण हो रही है, उनका प्रभाव भारत में समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो इस प्रश्न की ये एक उचित व्याख्या हो सकती है। इसे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। और मैं प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि एक एक क्वेश्चन अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल के एक एक क्वेश्चन में उसकी मैं व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।